कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एजुकेशन राइज को और करें अपने सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो ये जो टॉपिक है ना अपना आज का, इस टॉपिक का नाम है कंजंक्शन। कंजंक्शन कौन सा टॉपिक है? और ये कंजंक्शन आपकी परीक्षा में 3 नंबर का टॉपिक है। कितने नंबर का है? 3 नंबर का तो है फ्रेजल वर्ब और 3 नंबर का ही है आपका कंजंक्शन। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, अच्छी तरह से पढ़ना है और कुछ इसके सेंटेंस करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे और बेस्ट तरीके से समझाएंगे। ठीक है? तो कंजंक्शन को हिंदी में कहते हैं संयोजक। संयोजक का मतलब होता है जोड़ने वाला, जो 2 फ्रेजेस को, 2 क्लॉजेस को जोड़ता है। और जोड़ने के लिए जो शब्द काम में लिए जाते हैं वो कंजंक्शंस कहलाते हैं, जोड़ने वाला, संयोजक। तो कंजंक्शन जो शब्द अथवा शब्द समूह 2 फ्रेजेस अथवा 2 क्लॉजेस को जोड़ने का कार्य करे उसे कंजंक्शन कहते हैं। इसको हिंदी में संयोजक या समुच्चय बोधक अवयव भी कहते हैं। हिंदी में कहते हैं समुच्चय बोधक अवयव। अब हिंदी वाला अपन को नहीं याद रखना, आप तो बस याद कर लो कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शन ऐसे शब्द होते हैं जो या तो 2 क्लॉजेस को या 2 फ्रेजेस को आपस में जोड़ता है। अब समस्या ये आती है, ये फ्रेज क्या होती है और ये क्लॉज क्या होता है? तो अभी ये डिटेल में तो अगर हम समझने जाएंगे तो इंग्लिश समझने में बहुत समय लगेगा। शॉर्ट में ये बता देता हूँ कि फ्रेज और क्लॉज दोनों में थोड़ा सा ही अंतर है, ज़्यादा अंतर नहीं है। ये कुछ ऐसे शब्द समूह होते हैं, यानी शब्दों का अपना एक समूह होता है जिनका अपना अर्थ होता है, मतलब पूर्ण अर्थ नहीं देते हैं। इनके अर्थ के लिए हमें दूसरे वाक्य पर निर्भर रहना पड़ता है। तो छोटे छोटे समूह होते हैं वाक्य शब्दों के। इन छोटे छोटे समूहों को आपस में जोड़ करके एक पूरा वाक्य बनाना होता है। तो जो जोड़ने का काम जो करते हैं, बीच में जो आते हैं ना, वो कंजंक्शन कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? जैसे एंड, राम एंड श्याम। तो अब ये राम और श्याम दोनों को जोड़ना का काम किसने किया? तो ये एंड एक कंजंक्शन हो गया। जैसे दैट, है ना, ऐसे बहुत सारे आएंगे जो अपन आगे करने वाले हैं। तो ये कंजंक्शन होते हैं जो आपस में जोड़ते हैं। ये है, सिंपल सा है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी कि पता नहीं ये क्या होता होगा, नया टॉपिक है, हम कैसे सीखेंगे, समझ में आएगा कि नहीं आएगा। बिल्कुल आ जाएगा, बिल्कुल ईजी है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो इतना ध्यान रखना है। लिखा ही आप लोगों ने? ओके। तो इतना ध्यान रखना है कि 2 फ्रेजेस या 2 क्लॉजेस को आपस में जोड़ने का काम जो करता है वो कहलाता है, क्या कहलाता है भाई? कंजंक्शन। और पहला कंजंक्शन है अपना एंड। पहला कंजंक्शन क्या है? एंड है। एंड का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है ये आपको देखना है। लिखो पहला एंड। आप यूज ऑफ लिखो या ना लिखो, एंड लिख दो। यूज ऑफ का मतलब होता है एंड का प्रयोग। और का प्रयोग कहाँ होता है? एंड का प्रयोग कहाँ कहाँ अपन कर सकते हैं। ये एंड एक कंजंक्शन है भाई। ये एंड क्या है? कंजंक्शन है। आपको इस प्रकार का सेंटेंस मिलेगा, सुनो, आपको है ना, आपको एक सेंटेंस मिलेगा, बीच में आपको रिक्त स्थान मिलेगा और एंड में आपको 2 शब्द मिलेंगे ऐसे। अब इन दोनों में से कौन सा आएगा वो भरना है आपको। जैसे एंड आ गया, टू आ गया, तो अब सेंटेंस वाक्य में जहां खाली जगह है ना, वहां पे क्या भरना है? एंड आएगा कि टू आएगा? तो ये कब पता चलेगा? जब इनके सारों के नियम आप याद करोगे, रूल्स याद करोगे, फिर ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करोगे, क्योंकि अभ्यास करना पड़ेगा। अगर अभ्यास नहीं करोगे तो चीज़ें याद नहीं होगी। नियम जो है ना, वो रूल्स जो है ना, पढ़ने से याद नहीं होते हैं, उसको अभ्यास में लाना पड़ता है। तो चलो देखेंगे, एक एक अभ्यास भी करेंगे। फिलहाल तो हम देखते हैं कि एंड का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। यदि दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट समान हो, 2 वाक्य दिए हुए हैं और दोनों वाक्यों में सब्जेक्ट एक ही है, सब्जेक्ट सेम है, तो वहां पे हम एंड से जोड़ेंगे। किससे जोड़ेंगे? एक उदाहरण देखो, रीता वेंट टू हॉस्पिटल। रीता कहाँ गई? हॉस्पिटल गई। एंड सी चेक्ड द पेशेंट, और उसने पेशेंट्स को चेक किया। रीता डॉक्टर होगी, तो रीता हॉस्पिटल गई और उसने पेशेंट्स को चेक किया। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है रीता, ये अपना सब्जेक्ट हो गया, और यहाँ पे सब्जेक्ट है सी, मतलब सी जो है ना वो प्रोनाउन है। ये नाउन है। ये क्या है? नाउन है। और इस नाउन का ये हो गया प्रोनाउन। प्रोनाउन किसे कहते पता है ना? संज्ञा के स्थान पर काम में लिया जाने वाला शब्द, हिंदी में सर्वनाम जिसे बोलते हैं अपन। तो ये संज्ञा है, ये नाउन है। नाउन के स्थान पर जो काम में लिया जाता है वो प्रोनाउन कहलाता है। तो ये नाउन का स्थान सी है, तो सी आया रीता के लिए, लेकिन नाम न लिख करके यहाँ पे हमने सी लिखा है। तो सब्जेक्ट एक ही हुआ ना, सब्जेक्ट एक हुआ और काम 2 हुए हैं। काम कितने हुए हैं? 2। क्या काम 2 हुए हैं? पहले तो हॉस्पिटल गई और वहां जाकर के उसने पेशेंट को चेक किया। तो अब देखो हम लिखेंगे रीता, पहले तो हॉस्पिटल गई, तो रीता वेंट टू हॉस्पिटल,
एंड। अब ये हटाना है अपन को, ये फुल स्टॉप बीच में से क्या करना है भाई, हटाना है। और फिर सी भी हटा देंगे, सी क्या कर देंगे, क्यों हटा देंगे, क्योंकि सब्जेक्ट आ गया ना, सब्जेक्ट आ गया है पहले, और सब्जेक्ट अगर एक ही है तो हम दोबारा उसको फिर वापस नहीं लिखेंगे, फिर तो वर्ब लिखेंगे। तो अब यहाँ पे जो काम हो रहा है ना वो काम आएगा। तो देखो रीता वेंट टू हॉस्पिटल, यहां तक आपको लिख देना है, यहां तक आपको लिख देना है। वापस देखो रीता वेंट टू हॉस्पिटल, यहां तक लिख देना है। ये फुल स्टॉप यहां से हटाना है, फुल स्टॉप यहां से हटा देना है, और इस सी को नहीं लिखना है, और फिर यहां से लिखेंगे एंड। अब यहां से हम जोड़ेंगे रीता वेंट टू हॉस्पिटल एंड चेक्ड द पेशेंट्स, और रोगियों को चेक किया उसने। तो ऐसे पता चला आपको कि यहां पे जोड़ना है कि अगर सब्जेक्ट एक है तो एक सब्जेक्ट वाले दो सेंटेंसेस को एंड से कैसे जोड़ेंगे, इस तरीके से जोड़ना है। आया समझ में? लिखो इस सेंटेंस को, लिखो, पूर्ति करो। जिसने लिख दिया वो बढ़िया है, साथ साथ में लिखते भी रहो आप लोग। तो समझ में आया ना? एंड से जोड़ना है, बिल्कुल सिंपल सा तरीका। एंड का मतलब हिंदी में होता है और। एंड का मतलब क्या होता है? तो भाई रीता हॉस्पिटल गई और उसके बाद रीता ने क्या किया, पेशेंट चेक किए। तो कितना सिंपल है। ध्यान ये रखना है कि इसको रिपीट नहीं करोगे आप, सी को दोबारा से नहीं लिखना है, और फुल स्टॉप को हटा देना है, बीच में एंड जोड़ देना है, पीछे वाला सेंटेंस उतार देना है, हो गया आपका काम। समझ में आया? अब देखो नेक्स्ट अगला वाक्य देखते हैं अपन। लिखा भाई सबने? लिख दो, वेरी गुड। अब देखो दूसरा वाक्य हम देखेंगे, और हम एंड का प्रयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। एक और सेंटेंस देखो। अभी हम देख रहे हैं कि अगर सब्जेक्ट सेम है, अभी हम क्या देख रहे हैं कि सब्जेक्ट अगर सेम है तो हम एंड का प्रयोग कैसे करेंगे। तो देखो बाबू टुक हिज बैग, ही वेंट टू स्कूल। अब यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है भाई? बाबू। यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? ही सब्जेक्ट है ना। अब ये ही किसके लिए आया है? बाबू के लिए। बाबू कौन? बाबू छोटा बच्चा बाबू। हाँ, बाबू टुक हिज बैग, बाबू, हाँ, टीटी बाबू नहीं, टीटी बाबू अपना बैग लेकर के स्कूल जाएगा, टीटी बाबू अपना बैग लेकर के बस में जाएगा। कहाँ जाएगा? पढ़ने के लिए, टिकट काटने के लिए, पैसे इकट्ठे करने के लिए। बाबू टुक हिज बैग, बाबू ने अपना बैग लिया। अब देखो अब क्या, कहाँ, कैसे जोड़ेंगे बताओ। ये नीचे वाला मत देखना। देख लिया, देख लिया। अब देखो इसको हटाना है, फुल स्टॉप को हटाएंगे, ई को रिपीट नहीं करेंगे, और पीछे वाला वैसे का वैसे लिख देंगे, हो गया ना। कितना इजी है, कितना सिंपल है। कंजंक्शन बढ़िया है ना, सबसे बढ़िया कंजंक्शन है ना। ये टेंशन ले रहे थे फालतू की। ठीक है भाई, एंड जोड़ दिया। परीक्षा में करके आओगे ना? गलत नहीं करोगे ना? वेरी गुड, वेरी गुड। कितने होशियार हुए देखो तुम, है ना। एक ही, हाँ, एक ही क्लास में तुम लोग कंजंक्शन से इतने इंटेलिजेंट हो गए। चलो नेक्स्ट देखो। दूसरा है कि यदि दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट समान नहीं है तो कैसे जोड़ेंगे एंड से। भाई अगर दो वाक्य और दोनों का सब्जेक्ट एक ही है ना, सब्जेक्ट सेम है, तब तो हम जोड़ देंगे, अच्छी तरह से जोड़ देंगे ना। आता है ना जोड़ना? वेरी गुड। पर अगर सब्जेक्ट सेम नहीं है तो कैसे करेंगे। तो देखो पहला सेंटेंस क्या है, यू आर गोइंग टू जयपुर, आप जयपुर जा रहे हैं, एंड आई एम गोइंग टू जयपुर, मैं जयपुर जा रहा हूं। आप जयपुर जा रहे हैं और मैं, अब सब्जेक्ट दो हो गए, एक तो आप जा रहे हैं, यू जा रहे हैं, और एक कौन जा रहा है, मैं जा रहा हूं। अब इसको कैसे जोड़ेंगे, तो इसको जोड़ेंगे यू एंड आई, आप भी और मैं भी, हम दोनों कहां जा रहे हैं। तो इसको हम या तो ऐसे भी कर सकते थे, वी आर, क्या कर सकते थे, वी आर। पर हमें अगर वी आर करते हैं ना तो हमें एंड का प्रयोग हम नहीं कर सकते। यहाँ पे एंड का प्रयोग होता ही नहीं, पर हमें तो एंड का प्रयोग करना है, तो हम दोनों सब्जेक्ट को लिखेंगे, आप भी और मैं भी। समझ में आ रहा है? एक बात यहाँ विशेष ध्यान रखना, 231 का नियम आता है, 231 का रूल होता है। इस 231 के नियम के हिसाब से हमेशा अगर मान लो अलग अलग सब्जेक्ट आ जाए तीनों, भाई 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। इंग्लिश में 3 पर्सन होते हैं। कितने पर्सन होते हैं? और तीनों पर्सन अगर कभी साथ में आ जाते हैं ना तो इनको लिखने का एक नियम होता है। ऐसा नहीं कि पहले अपन पहले बिराजेंगे, ऐसा नहीं है। अपन को पहले नहीं लेना है, पहले आपको बिराजना है। किसको बिराजेंगे? आप पहले, फर्स्ट आप, है ना। जैसे अपन कहते हैं लेडीज फर्स्ट, वैसे आप फर्स्ट, आप
फर्स्ट। आप फर्स्ट में नियम क्या है, झगड़ा नहीं होना चाहिए इसके बीच में। कोई थर्ड पर्सन ये कहते नहीं पहले मैं बैठूंगा, कोई फर्स्ट पर्सन कहते नहीं मैं बड़ा हूं पहले मैं प्रिंसिपल हूं मैं बैठूंगा, ऐसे नहीं। तो पहले कौन बैठेगा, पहले आप मतलब यू सेकंड पर्सन, पहले सेकंड पर्सन। सेकंड कौन होता है, देखो फर्स्ट पर्सन कौन होता है, जो बोलने वाला होता है वो फर्स्ट पर्सन, जो सामने है जो सुन रहा है वो सेकंड पर्सन, और जो तीसरा है कोई जो सुन नहीं रहा है जिसके बारे में हम बूढ़ी कर रहे हैं वो थर्ड पर्सन। वो कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन। तो सेकंड पर्सन हमेशा यू होता है, फर्स्ट पर्सन आई होता है, और थर्ड पर्सन ही सी इट होता है, ही सी इट होता है। तो अब देखो यहाँ पे खाली दो ही है, तीन तो है ही नहीं, तो दो है तो हम दो से ही काम चलाएंगे बस। ये दो पर्सन है तो हम नियम वही रहेगा 2 और 3। तो पहले 2 पर्सन सेकंड पर्सन आएगा और फिर थर्ड पर्सन आएगा, और थर्ड पर्सन नहीं है बीच में है ही नहीं थर्ड पर्सन, तो लास्ट में फर्स्ट पर्सन है तो लास्ट में आएगा आई। तो देखो यू फिर एंड आई, आप और मैं, समझ में आ रहा है, आप और मैं। अब यहाँ पे ना यहाँ हेल्पिंग वर्ब लगेगी आर, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, हाँ आर गोइंग टू जयपुर। अब काम एक हो रहा है तो पीछे वाला तो एक बार ही लिखेंगे, लेकिन दो सब्जेक्ट है तो दोनों सब्जेक्ट को एंड से जोड़ देना है। अरे बिल्कुल सिंपल है रे, एक बार उसका भी लिख दो नाम और फिर दूसरे का और नाम लिख दो और दोनों के बीच में एंड लगा दो और पीछे वाला काम एक ही हो रहा है ना, एक बार लिख दो बस, काम खत्म। जो एक बार हो रहा है उसको एक बार लिखना है, और जो दोनों अलग अलग है उसके बीच में एंड लगा दो। जैसे पिछला वाला जो हमने सेंटेंस किया था ना, उसमें भी सब्जेक्ट एक था लेकिन पीछे काम दो हो रहे थे, तो जो दो हो रहे थे ना उनके बीच में हमने एंड भी लगा दिया। यहाँ पर भी दो है, दो के बीच में एंड लगा दो और बाकी पीछे वाला एक बार लिख दो। समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है? अगर सोओगे नहीं तो आ जाएगा, और अगर सो गए तो नहीं आएगा। समझ रहे हो भाई? तो देखो एक और सेंटेंस देखते हैं, एक और सेंटेंस देखो क्या सेंटेंस है। अर्चित खाली जगह, अर्चिता आर टीचर्स इन दिस स्कूल। अर्चित और अर्चिता इस स्कूल में टीचर्स हैं, अध्यापक और अध्यापिका हैं, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे क्या आएगा, एंड आएगा या और आएगा? और आएगा। क्या आएगा? थोड़ा माता हिलाओ, माता, और आएगा। अरे और का मतलब क्या होता है? और का मतलब होता है या, और का मतलब क्या होता है? या। और यहां पे देख रहे हो आर आ रहा है, आर। अगर या होता ना कि या तो ये टीचर है या ये दोनों में से कोई एक, तो आता इज या तो है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आती। दोनों आ रही है तो दोनों का मतलब है ये भी और इस विद्यालय में टीचर हैं। समझ में आ रहा है? तो एंड आएगा रे, क्या आएगा? अभी तो एंड पढ़ रहे हैं और फिर भी कह रहे हो कि और आएगा, और का तो नाम ही नहीं आया अभी, तो एंड आएगा। अर्चित और अर्चिता दोनों इस विद्यालय में क्या है? टीचर्स हैं। एंड हो गया, एंड से जोड़ना है। परीक्षा में ऐसे ही आएगा, ध्यान रखना। परीक्षा में कैसा आएगा? ऐसा कैसा? हाँ, वेरी गुड। तो अब आपको पहचानना पड़ेगा कि हम यहाँ एंड भरें कि और भरें। तो उस समय फिर ध्यान रखना क्या क्या बताया था, तो एक एक का याद करना। एंड कहाँ कहाँ यूज करते हैं हम, तो ये बताया ना कि अगर सब्जेक्ट एक है तो कहाँ पे आएगा, और सब्जेक्ट अगर दो है तो एंड कहाँ पे आएगा। तो दोनों सब्जेक्ट के बीच में एंड लगा दो, पीछे वाला वाक्य लिखा हुआ। बाकी तो आपको लिखा हुआ कुछ लिखना ही नहीं, आपको तो खाली यहाँ पे एंड जोड़ना है। क्यों जोड़ना है? कि भाई सब्जेक्ट अलग अलग है ना, तो दोनों के बीच में एंड लगा देते हैं। दोनों के बीच में क्या लगा देते हैं? चलो आगे बढ़ते हैं, एक और परीक्षा लेते हैं तुम्हारी, एक सेंटेंस और लेते हैं। वेरी गुड। सेकंड सेंटेंस आया, देखो। आई कैन स्पीक बोथ हिंदी डॉट इंग्लिश। एंड या और, मैं बोल सकता हूँ हिंदी बोल सकता हूँ कि इंग्लिश बोल सकता हूँ? बोलो, क्या बोल सकता हूँ? एंड क्या बोल सकता हूँ? एंड बोल सकता हूँ। तो दोनों बोल सकता हूँ। अरे बहुत लिखा हुआ है ना, बहुत का मतलब क्या होता है? बहुत का मतलब दोनों। तो मैं दोनों बोल सकता हूँ। दोनों क्या? हिंदी भी और इंग्लिश भी। आई कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। और अगर कोई तीन भाषा बोल सकता है तो आई कैन स्पीक इंग्लिश एंड हिंदी एंड मारवाड़ी। बोल सकता है ना? और कई भाषाएं भी बोल सकते हो। अगर आप में टैलेंट है, अगर आप ज्यादा सीखना चाहते हो तो आप भले 50 भाषा सीख लो, कौन मना करता है? कोई मना करता है? कैपेसिटी होनी चाहिए अपने अपने माइंड की। तो आप चाहो तो 50 भाषा सीख लो। क्या भाषा सीख लो? हाँ। तो देखो, आई कैन स्पीक, मैं बोल सकता हूँ बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। तो क्या लगेगा भाई यहाँ पे? एंड लगेगा। इजी है ना? कोई परेशानी नहीं है ना? आगे बढ़े भाई? वेरी गुड। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब अगला रूल, एक और सेंटेंस दिया हुआ है। सीता
गीता आर माय सिस्टर्स, बताओ क्या आएगा? सीता एंड आएगा या सीता और गीता आएगा? सीता एंड गीता मेरी बहनें हैं। सीता और गीता दोनों क्या है? तो क्या आएगा यहाँ पे? एंड आएगा। समझ में आ रहा है? कोई डिफिकल्टी नहीं है भाई। दो सब्जेक्ट हैं तो दो सब्जेक्ट के बीच में एंड लगा दो, बस हो गया कंप्लीट। वेरी गुड। किसी को नहीं समझ में आया तो बता दे रहना। चौथा, राम श्याम आर सिबलिंग्स एंड। वेरी गुड। राम और श्याम भाई बहन है, भाई भाई है। राम और श्याम भाई बहन, भाई भाई है। चलिए नेक्स्ट, टीचर्स टॉट द टॉपिक्स, स्टूडेंट्स लर्नड देम। टीचर ने टॉपिक पढ़ाया और विद्यार्थियों ने उसे याद किया, सीखा। क्या आएगा? एंड या और? एंड आएगा। एंड मतलब और। टीचर ने पढ़ाया और आप लोगों ने सीखा। ज्यादा हो गया ना, अब इतने काफी है ना? फिर भी एक सेंटेंस कर लेते हैं। पेरेंट्स लव चिल्ड्रन ब्लैंक, चिल्ड्रन रेस्पेक्ट पेरेंट्स। माता पिता बच्चों से प्यार करते हैं, लाड करते हैं, और बच्चे क्या करते हैं? बच्चे मनमानी करते हैं। मनमानी नहीं करते, रेस्पेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? एंड बच्चे रेस्पेक्ट। तो देखो, पेरेंट्स लव चिल्ड्रन एंड चिल्ड्रन रेस्पेक्ट पेरेंट्स। ठीक है, तो क्या लगेगा? एंड। ज्यादा हो गए सेंटेंस, इतने काफी हैं। तो एंड वाला मामला खत्म, एंड कंप्लीट हुआ। समझ में आया? आएगा कैसा भी सेंटेंस कर लोगे ना? दो है ना, ये और ये, तो ये दोनों के बीच में कौन आएगा? एंड। ये नहीं, एंड। हाँ, पागल कहेगा। ये तो हाँ, ये दोनों के बीच में कौन आएगा भाई? दोनों के बीच में तो माँ तो बड़ा होना हुआ भाई। दो के बीच में झगड़ा चल रहा है तो तीसरे को नहीं आना चाहिए ना? हाँ। और फिर भी अगर कोई आता है तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आता है तो निकल जाएगा सर वहां से। एज वेल एज। नेक्स्ट आपको लिखो एज वेल एज। एज वेल एज, ये ऐसा कैसा? ये इसका अर्थ होता है, हाँ, ये जैसा का जैसा, ये एज वेल एज। के साथ साथ, के अलावा, के इसके जैसा का जैसा, ऐसे। हाँ, देखो एक सेंटेंस करते हैं, एक सेंटेंस लिखते हैं। आई एम एब्सेंट, ज्योति इज एब्सेंट। जैसा ये एब्सेंट वैसी की वैसी ज्योति भी एब्सेंट। तो लिखो आई एज वेल एज ज्योति। समझ में आ रहा है? ये वैसे के वैसे ज्योति एब्सेंट है। जैसे ये एब्सेंट है वैसे के वैसे ये भी एब्सेंट है। तो दोनों जब एक ही जैसा काम हो रहा है ना, तो वहां पे लिखेंगे जैसा ये वैसा का वैसा ये, एज वेल एज। समझ में आ रहा है? लिखो फटाफट को, फुर्ती कर लिखो। के साथ साथ, के अलावा, जैसा ये वैसा ये, ऐसा भी कर सकते हो। जैसा ये वैसा ये, जैसा ये वैसा वैसा ये, जैसा ये वैसा ये। लिख दिया, सेंटेंस लिख दिए। आई एम एब्सेंट, फुल स्टॉप, ज्योति इज एब्सेंट। अब देखो, ये एब्सेंट और एब्सेंट दो बार आया है ना, सेम काम हो रहा है ना, तो इसको एक बार ही लिखेंगे। लेकिन सब्जेक्ट अलग अलग है ना, तो सब्जेक्ट को हम पहले एक सब्जेक्ट को लिखेंगे, पहले एक सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर एज वेल एज उतारेंगे, और फिर दूसरा सब्जेक्ट लिखेंगे, और फिर पीछे उतार देंगे एम एब्सेंट। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना, वो पहले सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी। एज वेल एज में पहला जो सब्जेक्ट, क्योंकि एम आई के साथ आता है। एम किसके साथ आता है? याद है ना तुम्हें? एम, इज, आर, एम, तीन हेल्पिंग वर्ब होती है। क्या होता है? इज, आर और एम। तो इज किसके साथ आता है? अगर एक वचन करता है, सिंगुलर नाउन है, जैसे राम, श्याम, हरि, सी, ईट आदि। और आर किसके साथ आता है? जहां प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल यानी बहुवचन, जैसे यू, दे आदि। और एम आता है आई के साथ। एम किसके साथ आता है? आई के साथ आता है। लिख लिया ये? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अगला हमारा इसका कुछ नियम देखते हैं, रूल्स देखते हैं। एज वेल एज का प्रयोग कैसे होता है कि जब दो सब्जेक्ट अथवा नाउन को एज वेल एज की सहायता से जोड़ा जाता है, तो क्रिया वाक्य के पहले सब्जेक्ट के अनुसार आती है। जैसे हमने देखा ना, एम आया था ना, एम आई के अनुसार आया था। क्यों आया? क्योंकि अगर किसी दो नाउन को, नाउन मैंने संज्ञा है, मतलब दो कर्ताओं को अगर हम एज वेल एज से जोड़ते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी। किसके हिसाब से आएगी? लिखो फटाफट लिखो, अगर याद रखना है तो लिखो।
लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो, फुर्ती करो। तो देखो, जब दो सब्जेक्ट को हमें एज वेल एज से जोड़ना है तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा कौन सा सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी? ऊंगावे। हाँ, धीरे धीरे आंखें बंद भई। तो कौन सा सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी हेल्पिंग वर्ब भाई? पहले सब्जेक्ट के हिसाब से। लिख दिया? आगे देखो, लिख दिया? तो लिखो, फुर्ती करो फुर्ती करो। दो सब्जेक्ट एज वेल एज इजिकल टू लिख दो हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट सब्जेक्ट या नाउन फर्स्ट नाउन। हाँ, पहले सब्जेक्ट अनुसार आती है। लिख दिया? आगे बढ़े भाई। देखो, एक वाक्य एक सेंटेंस करते हैं अपन। एक सेंटेंस क्या करते हैं? पेन हाथ में रखो, नीचे रखो ही मत, पेन हाथ में रखो। जैसे ही अगर आपको लिखना हो ना कि मेरे को लिखना है तो बस लिखना शुरू कर दो, और कान खुले रखो और आंखें क्या करो? खुली रखो, बंद नहीं, आंखें खुली रखो। आंखें खुली रखोगे तो क्या होगा? दिखेगा। और कान खुले होंगे तो क्या होगा? सुनाई देगा। और हाथ में पेन रहेगा तो क्या रहेगा? हाँ, लिखा जाएगा। तो देखो, आई खाली जगह, सी एम वर्किंग हार्ड, एज वेल एज या और। अब इसमें से आपको भरना बताओ, क्या भरोगे? हाँ, देखो अर्थ भी इसका याद करते हो। और का अर्थ होता है या, इसका अर्थ क्या होता है भाई? हाँ, या होता है। या मतलब या तो ये या ये, दोनों में से कोई एक, तो और तो आएगा नहीं। और दूसरी बात ये भी ध्यान रखनी है, यहाँ पे जब एम आ गया है ना, तो एम जो है वो कौन से सब्जेक्ट के लिए आता है? आई के लिए आता है। किसके लिए आता है? और आई पहले आया है, आई यहाँ पे आया है ना, और इसके लिए आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ऐसा कब होता है? जब एज वेल एज का प्रयोग करते हैं। जहां हम एज वेल एज का प्रयोग करते हैं वहां पर हेल्पिंग वर्ब जो है वो पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से आती है। तो पहला वाला सब्जेक्ट क्या है? आई। तो लिखेंगे आई। अब यहाँ पे आएगा ये एज वेल एज। अब यहाँ पे क्या आएगा? एज वेल एज। क्या हो गया? हो गया, चल गया। तो ये आएगा एज वेल एज। यहाँ पे भरेंगे हम एज वेल एज, सी एम वर्किंग हार्ड। हो गया कंप्लीट? कोई डिफिकल्ट नहीं है? चलो आगे बढ़ते हैं, अगले वाक्य की तरफ बढ़ते हैं। और दूसरा है आपका, दूसरा सेंटेंस है कि द स्टूडेंट्स, द टीचर आर इंगेज्ड इन टीचिंग लर्निंग, एज वेल एज या और। पहले समझो, द स्टूडेंट्स का मतलब बच्चे, विद्यार्थी, स्टूडेंट्स रिक्त स्थान, द टीचर और टीचर दोनों आर इंगेज्ड। तो अब ध्यान दो पहले तो कि यहाँ पे आर आया है, तो आर किसके लिए आया है? बताओ, इसके लिए आया है कि इसके लिए आया है? पहले वाले नाउन के लिए आया है कि दूसरे वाले नाउन के लिए आया? आर कैसे पता चला स्टूडेंट के लिए आया है? कैसे पता चलेगा कि ये इसके लिए ही आया है? भाई वहां पर तो एम था, तो एम था तो पता चला कि एम हमेशा आई के साथ ही आता है। तो आई पहले था तो अपन को पता चल गया कि पहले के लिए आया। पर यहाँ कैसे पता करेंगे कि ये आर किसके लिए आया? इसके लिए आया कि उसके लिए आया? कैसे पता चला पहले सब्जेक्ट के लिए? हाँ, क्या आया है? द। कहाँ पे? यहाँ। तो यहाँ पर भी है द। तो अब बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट। भाई आर जो है ना, मैंने क्या बताया था आपको कि आर बहुवचन है। आर जो है ना वो बहुवचन सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब आती है। अभी तो अभी बताया था मैंने। इज जो है, कहाँ गई? इज जो है ना, देखो इज जो है ये लगती है सिंगुलर नाउन। कैसे नाउन? एक वचन करता। आर जो है ये लगता है प्लूरल नाउन। कैसा नाउन? प्लूरल नाउन। और एम लगता है वो आई के साथ लगता है। एम किसके साथ लगता है? अब ध्यान दो कि यहाँ पे आर आया है, आर आया है, और यहाँ पे खाली द टीचर है, टीचर्स नहीं है। टीचर सिंगुलर नाउन है, तो प्लूरल नाउन तो ये हुआ, प्लूरल है ना, एस लगा हुआ है। जब ये प्लूरल है और आर जब पहले वाले के लिए आया है, इसका मतलब यहाँ एज वेल एज आएगा। क्योंकि एज वेल एज से जहां पर हम दो अलग अलग सब्जेक्ट को कनेक्ट करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से आती है। किस सब्जेक्ट के हिसाब से आती है? पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से। समझ में आ रहा है? आगे बढ़े। हाँ, मोड़े यूं मत भरना रे। हाँ, अब देखो, द स्टूडेंट्स, वापस ध्यान देना, ब्लैंक द टीचर, ये तो हो गया ना। हाँ, मतलब ये आंसर यहाँ दिया हुआ इसका, ये इस तरीके से आएगा। ठीक है? हाँ, अब देखो, ही
ब्लैंक आई इज वर्किंग हार्ड। देख लो हेल्पिंग वर्ब क्या आई है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज किसके लिए आती है, कौन से नाउन के लिए आती है, एक वचन, बहुवचन, तीन वचन, एक वचन। तीन वचन तो होता ही नहीं है ना, पर बहुवचन आ गया, बहु मैंने बहुत सारे, एक तो एक आ गया सिंगल, एक बहुत सारे आ गए, तो तीन की जरूरत ही कहाँ है, तीन भी तो बहुत सारे में आएंगे ना, तो तीन नाउन कैसे हुए, नहीं कैसे होते, आई कहाँ जाएगा फिर, आई कहाँ जाएगा, तो अब देखो भाई, अब यहाँ पे क्या आएगा, एज वेल आ जाएगा या ही और आएगा, एज वेल आ जाएगा, क्योंकि ईज जो है वो ईज जो है ना, आप ऐसे भी पकड़ सकते हो कि ईज है वो ही के साथ आता है, किसके साथ आता है, और जहां हेल्पिंग वर्ब पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से आती है, इसका मतलब एज वेल एज का प्रयोग होगा, तो ऐसे भी जोड़ सकते हो, ही एज वेल एज आई इज वर्किंग हार्ड, हो जाएगा, समझ में आ रहा है, एज वेल एज मतलब जैसा ये वैसा वो, तो ये ही मैंने वो, और वैसा का वैसा मैं भी हार्डवर्क कर रहा हूँ, जैसा वो कठिन परिश्रम कर रहा है वैसा मैं भी कठिन परिश्रम कर रहा हूँ, तो ऐसे जोड़ना है आपको, समझ में आया, आगे बढ़े भाई, वेरी गुड, आगे देखो, नेक्स्ट देखो चौथा, प्रखर इज नोन टू मी, जावेद इज नोन टू मी, प्रखर को भी मैं पहचानता हूँ, जावेद को भी मैं पहचानता हूँ, बताओ कैसे जोड़ोगे, एज वेल एज से जोड़ना है इसको, हालांकि आपके ऐसा नहीं आएगा, सेंटेंस तो वही रिक्त स्थान वाला ही आएगा, फ्रेजल वर्ब और कंजंक्शन दोनों में से तीन तीन प्रश्न आएंगे रिक्त स्थान के, कितने आएंगे, तीन प्रश्न, क्योंकि आपका फ्रेजल वर्ब जो टॉपिक है ना, ये फ्रेजल वर्ब भी 3 नंबर का है, ये फ्रेजल वर्ब भी कितने नंबर का है भाई, 3 नंबर का, और इसके एक एक नंबर के 3 रिक्त स्थान आएंगे, एक एक नंबर के कितने आएंगे, और इसी तरीके से आपका जो कंजंक्शन वाला टॉपिक है, इस कंजंक्शन वाले टॉपिक से भी आपके 3 नंबर के 3 प्रश्न आएंगे, कितने प्रश्न आएंगे भाई, बोलो ना, 3 नंबर के 3 रिक्त स्थान आएंगे, तो 3 और 3 6 नंबर हो गए, आके पूरे कितने नंबर हो गए भाई, 6 नंबर, इजीली ला सकते हो, कोई टफ नहीं है, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा चीज़ों को, और अगर ऊँग आ गई अभी तो फिर नहीं ला पाओगे, अगर नींद आ गई तो अभी नहीं ला पाओगे, समझ में आ रहा है भाई, तो अच्छी तरह से याद हो गया, चलो इसका आंसर बताओ कैसे करोगे, बोलो, देखो इसको ऐसे लिखना है, पहले लिखेंगे प्रखर, क्या लिखेंगे, बोलो प्रखर, फिर बोलो एज वेल एज जावेद इज नोन टू मी। अब देखो यहाँ पे ईज आया है हेल्पिंग वर्ब, तो ईज आई प्रखर के लिए, किसके लिए, प्रखर के लिए, और बीच में आएगा एज वेल एज, समझ में आया, कोई डिफिकल्टी, मिटा दूं, आगे बढ़ूं, वेरी गुड, चलो आगे बढ़ते हैं भाई, इसका आंसर देख लो, आंसर तो है ही नहीं, आंसर मैंने लिख दिया ना, तो फिर यहाँ कहाँ से आएगा, नहीं आएगा ना यहाँ, वेरी गुड, समझ में आ रहा है, ओके, अब एक काम करेंगे कि इसकी जो पीडीएफ है ना, पीडीएफ वो मैं आपको उसमें टेलीग्राम में डाल दूंगा, तो पढ़ लेना, ठीक है, और उतार देना कॉपी में, खाली ऐसे नहीं पीडीएफ है तो अब हमें लिखना ही नहीं, लिख देना सारे, ये जितने भी हैं वो कॉपी में उतार देना, अगर लिख दिया तो बढ़िया है, नहीं लिखे तो देख देख के लिख देना, उतार देना, और ये आज ही काम करना। अब नेक्स्ट हमारा है नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो का मतलब होता है न केवल ये बल्कि वो भी, न केवल ये बल्कि लेकिन आज इतना ही, आज क्योंकि थक गए हो ना, बोर हो गए हो ना, ऊँघ आ रही है ना,